ये दयालु है, और रहीम बख्श ये बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं। वे बाहर से आए हैं और यहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कुछ लोगों की उससे दुश्मनी है। सांगला हिल में उनकी बड़ी ज़मीनें हैं। वे वहाँ से आ रहे थे कि रास्ते में लूटपाट करने के लिए लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। संयोग से मैं एक केस के सिलसिले में सांगला हिल जा रहा था। मैंने देखा कि उन पर गोलियां बरस रही हैं और मैं बीच में आ गया। हमने इन लुटेरों पर फायरिंग की। 3-4 लोग थे। ये वाला हमारी गोलियों का शिकार हो गया, लेकिन रहीम बख्श आप थोड़ी अलग तरह की रिपोर्ट तैयार करेंगे। आप कहेंगे कि आप गश्त पर थे। जब आप वहां से गुजर रहे थे तो आपने कुछ डाकुओं को एक कार पर गोली चलाते देखा और जवाब में आपने उन्हें ललकारा तो उन्होंने आप पर फायरिंग शुरू कर दी। परिणामस्वरूप आपकी गोलियों से एक व्यक्ति मारा गया और शेष जो 1-2 थे, भाग खड़े हुए। एक रिपोर्ट आएगी और रहीम बख्श इन लोगों के नाम जरूर लिखें, लेकिन ये इस चक्रव्यूह में न फंसें। ठीक है, जैसा तुम चाहो मेरे दोस्त, रहीम बख्श ने खुलकर कहा और फिर बोले, आपकी कार पूरी तरह खराब हो गई है सर, आपको गाड़ी यहीं छोड़नी होगी, बाकी मैं संभाल लूँगा। इंगित करें कि क्या आप एक रिपोर्ट दर्ज करेंगे। रहीम बख्श साहब आप ही हमें ये बताइए, सरफराज भाई ने कहा। रहीम बख्श सोच में पड़ गए और फिर बोले, मैं देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। मैं कार ले लूँगा और चुपचाप अपने मैकेनिक को दे दूंगा। तुम सच में सांगला हिल जाओ, मेरे पास बहुत समय है। सब काम मेरी उपस्थिति में करना, बाद में मैं उन्हें स्वयं लाहौर ले जाऊंगा। फिर उसने हमसे बात की, गाड़ी की चिंता मत करो, यदि आपका कीमती सामान इसमें है तो उन्हें बाहर निकाल लें। हमने कार से आवश्यक सामान निकाल लिया था और वास्तव में कार के बारे में चिंतित नहीं थे। जान बच गई, इतना ही काफ़ी था। ऐसे दर्जनों वाहन खरीदे जा सके। रहीम बख्श ने यह भी पेशकश की कि अगर हम चाहते तो वह हमें छोड़ने के लिए लाहौर जा सकते थे, लेकिन यह जिम्मेदारी नादिर खान ने संभाली। नादिर खान हमें अपनी कार में ले गया और वहां से चला गया। वह खुद चला रहा था और आसपास नज़र भी रख रहा था। रास्ते में उसने उदास होते हुए कहा, यह बहुत दुख की बात है कि असली इंसान चला गया, लेकिन नादिर खान, मेरा नाम मुझसे कहाँ छुपाया जाएगा। नादिर खान, आपने कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद हमें चुप रहना पड़ा, नहीं तो हम आपसे पूछते कि आपको हमारे खिलाफ साजिश के बारे में कब और कहां पता चला और साजिश करता कौन था। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि इसमें कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन मामला गुप्त रखा जाना है। एक छोटी सी बात भी मेरे घर को खराब कर सकती है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको पूरी बात विस्तार से बताऊंगा। इस समय इसे रहने देना मेरे लिए अच्छा होगा। नादिर खान ने ये शब्द कुछ इस तरह कहे थे कि उसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं बची। खैर, हम घर वापस आ गए। नादिर खान ने हमें घर के दरवाजे से अंदर जाने दिया। जब हम अंदर गए तो हीरा हमें इस तरह देखकर हैरान रह गई। फिर उसने चारों ओर देखा। वह शायद हमारी कार ढूंढ रही थी। फिर वह दौड़ती हुई हमारे पास आई। हाय, कार कहाँ है? ये थोड़ा क्षतिग्रस्त था और गराज में छोड़ दिया गया था। सरफराज भाई ने कहा, ओह, तुमने मुझे डरा दिया। क्या तुम लोग ठीक हो? कितना बुरा लग रहा था। खुदा की कसम, दानिया के बिना एक पल भी दिल नहीं लगता था। दानिया, ये क्रूरता है। हम इस चारदीवारी के बंदी हैं, हम पर भी रहम कीजिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम नहीं जानते कि ताया अबू आपको हमारे साथ बाहर जाने देगा या नहीं। दनिया ने कहा, उन्होंने अपना काफ़ी ख्याल रखा था। तभी ताया अबू भी आ गया और हालचाल पूछने लगा। उन्हें कार के बारे में भी यही बताया गया था। बीच में तय हुआ कि ताया अबू को सच नहीं बताया जाएगा। ताया अबू पूछता रहा कि हम कहाँ गए। हमने बताया कि शेखुपुरा में चाचा जमालुद्दीन और जहांरा से मुलाकात हुई। उनके पास कुछ समय था। फिर सांगला पहाड़ी आदि जमीनों को देखने गए। ताया जान ने पूछा कि पंजाब के गांवों की यह यात्रा कैसी रही। पंजाब बहुत खूबसूरत है, सरफराज भाई ने कहा। ये दोनों थोड़े अजीब हो रहे हैं। आप लोगों ने शायद इस यात्रा का आनंद नहीं लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। कई खूबसूरत इलाके हैं। हम थोड़े थके हुए हैं, खास तौर पर कार के खराब होने के कारण। दानिया ने बहाना बनाया।
बहरहाल काफ़ी देर तक हमने ताया, अबू हीरा और सुल्ताना वगैरह से बात की और उसके बाद हम अपने कमरे में पहुंचे। मामा कमरे में जाते ही बिस्तर पर लेट गए और कहा कि अजीब बात है कि हमारी गाड़ी पर गोलियां बरसाई गई लेकिन अल्लाह ने हमें सुरक्षित रखा। वैसे तो नादिर खान को खास नॉलेज है। उन्होंने एक वास्तविक सेवक के बारे में भी बताया। भाई एक बात कहूं? दानिया ने जिज्ञासु स्वर में कहा और हम सब चौंक कर उसकी ओर मुड़े। क्या हाल है दानिया? दानिया ने कहा, भाई मैंने वहां रखी लाश को पहचान लिया है। क्या आप वाकई इसे पहचानते हैं? दानिया ने कहा, हाँ सच कह रही हूँ, संयोग से मैंने उसका चेहरा ध्यान से देखा था। उस समय जब हम चौधरी इरफान के साथ थे और चौधरी इरफान ने किसी को बोतलें लाने के लिए कहा, ये वह व्यक्ति था। चौधरी इरफान, ओह माय गॉड, क्या तुम्हें यकीन है दानिया ये वही आदमी था? दानिया ने कहा, अगर मुझे विश्वास नहीं होता तो मैं आपके सामने कभी ऐसा नहीं कहती। मेरे भगवान, वह हमारा दुश्मन क्यों बन गया? मैं समझता हूँ कि हिसाब किताब वगैरह के बारे में हमने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन ज़रूर उसने हिसाब किताब में गड़बड़ी की होगी और ये जानने के बाद कि हम बहरीन से यहाँ पहुँचे हैं, उसने अपनी आपराधिक गतिविधियाँ शुरू कर दीं। लेकिन फिर नादिर खान वहाँ कैसे पहुँचा? मैंने सवाल पूछा। एक और बात, पापा करते थे कुछ दुश्मनी का जिक्र, याद है आप लोगों को? क्या पापा की यह बात कभी भुलाई जा सकती है? क्या ये बड़ी प्रतिद्वंद्विता नहीं है? ये लोग पापा के दुश्मन होंगे। खैर, एक बात और बता दूं, मेरा दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा है। क्या आप जानते हैं नादिर खान कर रहे हैं ताहिरा खानम के बारे में पड़ताल। वह उस अपमान को सहन नहीं कर सका जो ताई जान ने उसे दिया था। उन्होंने कहा कि वह दानी सरकार के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अपनी नौकरी भी जोखिम में डालेंगे। यार, हो सकता है कि इस मामले में ताई जान ही का भी हाथ हो। हम अभी उनके बारे में स्पष्ट नहीं हैं। ताई जान भी क्या मिस करेंगी? हमने भी अपने जीवन में ऐसे काम नहीं किए क्योंकि अल्लाह की कृपा और कृपा से पापा ने हमारी सारी समस्याओं को खुद ही दूर कर लिया। उन्होंने हमें कभी मौका नहीं दिया, लेकिन अब इसका मतलब यह नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं हैं। खैर ताई जान, आपको सरफराज का सामना करना पड़ेगा। सरफराज भाई ने ऐसा कहा कि मुझे हंसी आ गई। तो क्या आप ताई जान को टक्कर देंगे? नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कई बार सोचा है कि पापा की मौत में ताई का हाथ है। यदि ऐसा है तो ताई को वास्तव में याद होगा कि किसी ने अपने पिता का बदला लिया था। लेकिन माँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि मैं जो कोशिश करने जा रही हूँ उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आप लोगों को आपत्तिजनक लगे, लेकिन प्लीज़ मेरे रास्ते में मत आना। सरफराज भाई इस कदर गंभीर हो गए कि हम लोगों को भी गंभीर होना पड़ा। अब स्थिति थोड़ी अलग थी। कई मामलों में तो ताया अबू पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि परिवार ही आखिर अजीब था। फूफा जमालुद्दीन और फूफा जहां आरा बेगम किस तरह के लोग थे, इसमें कोई शक नहीं। उनके कोई संतान नहीं थी। वह अपने जीवन से संतुष्ट थे और जहां तक आर्थिक रूप से मेरा संबंध था और किसी भी तरह के षड्यंत्र में शामिल नहीं हो सकते थे। हमने काफ़ी देर तक बात की। कार के मामले पर भी विचार किया गया। मामा ने खुले तौर पर कहा कि वह उस कार को फिर कभी इस्तेमाल नहीं करेंगी। अल्लाह का शुक्र है कि दूसरी कार खरीदना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगली सुबह मैं हमेशा की तरह कैसर खान से मिला। उसके साथ चाय पी और उसे हिदायत दी कि वह सारी बातें अपने दिल में रखे और किसी से कुछ भी न कहे। कैसर खान ने चुपचाप गर्दन हिला दी। जहीर हुसैन के मामले में भी हमारी रात में चर्चा हुई थी। उन्हें विश्वास में लेना जरूरी था। जब जहीर हुसैन को फ़ोन किया गया तो उसने कहा कि आज ऑफिस में हूँ, कोर्ट आदि में कोई केस नहीं है।